जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। दोस्तों 6 सेमेस्टर का ये अर्थशास्त्र 5th सेमेस्टर में भी हमने आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की थी और काफ़ी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पूछे गए थे। ठीक है, तो इस बार मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर भी लेकर के आऊँगा। उससे पहले आपको सॉल्वेंट मॉडल पेपर मैं दे रहा हूँ एग्जाम 2025 के लिए और एग्जाम 2026 के लिए भी। इस मॉडल पेपर से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये बात की गारंटी है, बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें। अच्छा, पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, भारतीय अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। इसमें आपको पढ़ना है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। इसमें आपको 2 पेपर देने हैं, 308 और 309। ठीक है, और दोनों इसी क्लास में इंक्लूड है। अलग अलग जब आपके 308 वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो 308 वाले क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे और 309 वाले क्वेश्चन होंगे, 309 वाले क्वेश्चन भी आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये जो क्लास है उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं सभी के लिए है। ठीक है, चलिए। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है ECO 308 और ECO 309, दोनों इसी क्लास में इंक्लूड है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सभी यूनिवर्सिटी के लिए है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जहां आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी की हैं उन सभी के लिए है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आपके जो पेपर कोड है वो ध्यान से देख लेंगे आप लोग। ठीक है, ECO 309 यहाँ से स्टार्ट है, अभी ECO 308 भी आप लोगों के स्टार्ट होंगे कुछ देर बाद। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चन को कवर करके ही चलेंगे। ठीक है, देखें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद के विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चले, अब ODOP है क्या, एक जिला एक उत्पाद होता क्या है, इसके बारे में चले मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखें, एक जिला एक उत्पाद ODOP, इस योजना का उद्देश्य भारत के प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट उत्पाद को पहचानना, उसका ब्रांडिंग करना और प्रचार करना है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिला निम्नलिखित के उत्पाद तथा संवर्धन में माहिर है। किस में माहिर है? एक अद्वितीय उत्पाद में माहिर है। बी ऑप्शन आपका राइट है, दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें क्या पूछा जा रहा है, एक जिला एक उत्पाद पहल किसी जिले के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देती है? तो एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP कोई भी जिला हो उसमें आर्थिक विकास कैसे योगदान देती है? तो एक जिले के भीतर उत्पाद विविधता को बढ़ावा दे करके। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना के कार्यान्वयन से मुख्य रूप से किस क्षेत्र को लाभ होता है? सूचना प्रौद्योगिकी को, खेती को लाभ होता है, या फिर भारी उद्योग के, या फिर वस्त्र को? बताइए। बिल्कुल खेती को लाभ होता है यानी कृषि को। बी ऑप्शन आपका राइट है, ODOP। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद योजना के कार्यान्वयन से मुख्य रूप से पूछा है तो खेती को सबसे पहले इसमें सबसे मुख्य रूप से लाभ होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड यानी KKC योजना किसानों को प्रदान करने के लिए बनाई गई, किस लिए? अच्छा, मान लीजिए आप कितने बच्चे इसमें गांव से बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो खेती भी करते होंगे। KKC यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड है आप लोगों ने बनवाया होगा, तो वो आपको किस लिए मिला है? बिल्कुल लचीला तथा समय पर ऋण प्राप्त करने के लिए यानी लोन के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें इसमें एक्सप्लेन करके बता देते हैं आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड यानी KKC योजना किसानों को लचीला तथा समय पर ऋण प्रदान करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, क्लियर हुआ। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, लचीला तथा समय पर ऋण आपको लोन मिलता रहेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकारी एजेंसी कृषि ऋण नीतियों
यानी जो खेती के लिए लोन प्राप्त होता है उसकी नीतियों तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के देखरेख करती है। तो यह उत्तर प्रदेश कृषि विभाग करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए ऐसे चारों ऑप्शन भी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन समय बहुत कम है, समय का अभाव है। आप लोगों का एग्जाम भी नज़दीक है तो ध्यान से देखते चलेंगे, कम से कम इस क्लास को 2-3 बार कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चले, उत्तर प्रदेश सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है। तो ये बढ़ावा देती है फसल खराब होने का जोखिम को कम करके, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। उत्तर प्रदेश सरकार फसल विविधीकरण ये किसको बढ़ावा देती है? तो ये बढ़ावा देती है फसल खराब होने का जोखिम कम करना, ठीक है। चले एक्सप्लेन करके बता देते हैं, अभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें, उत्तर प्रदेश सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा देती है क्योंकि इससे फसल खराब होने का जोखिम कम होता है। फसल विविधीकरण से एक क्षेत्र में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, जिससे यदि एक फसल खराब हो जाती है तो अन्य फसलें होती हैं फसल खराब होने के जोखिम को कम करने में मदद करती है, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में विविधता लाने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में किस फसल को प्रोत्साहित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित किया गया है? दालों को प्रोत्साहित किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में भूमि जोत की प्रमुख पद्धति क्या है? उत्तर प्रदेश में भूमि जोत की प्रमुख पद्धति, तो देखें यहाँ पर छोटे एवं सीमांत खेत हैं, छोटे छोटे, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? तो कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान उदय योजना 2017 की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता है किसानों के लिए सेल फोन आधारित पंप नियंत्रण, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कह क्या रहा है आपसे, ध्यान से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में किसान उदय योजना 2017, ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो किसानों के लिए सेल फोन आधारित पंप नियंत्रण। अच्छा, ये है क्या, इसको एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें, उत्तर प्रदेश में किसान उदय योजना 2017 की प्रमुख विशेषता किसानों के लिए सेल फोन आधारित पंप नियंत्रण, यानी किसान उदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उन्नत तकनीक से अवगत कराने और कृषि क्षेत्र में, यानी जो खेती हो रहा है उसके क्षेत्र में सुधार लाने के लिए शुरू की गई एक योजना है किसान उदय योजना 2017, ठीक है। अच्छा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपने पंपों को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करना, ठीक है, जिससे उन्हें पानी की उपलब्धता और उपयोग पर बेहतर नियंत्रण मिलता है और पानी की बर्बादी को कम किया जा सकता है। ऐसा पहले होता था कि मान लीजिए एक खेत है, इसमें आपकी 6 क्यारियाँ हैं या 8 क्यारियाँ हैं, तो ऐसा होता था किसी एक क्यारी में ज़्यादा पानी भर जाता था तो फसल नुकसान हो जाती थी, ठीक है ना। तो इसको नियंत्रण करने के लिए या फिर ज़्यादा पानी बर्बाद ना हो, इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश में किसान उदय योजना का आरंभ किया गया है, ठीक है। इससे होता क्या है, तो इससे होता है कि जो किसान होते हैं अब रिमोट से या फिर अपने मोबाइल से पंप को नियंत्रित कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में पारंपरिक रूप से किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो खेती का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल के वर्षों में यानी अभी जल्द ही में, ठीक है, किस क्षेत्र ने उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है जिसने राज्य के आर्थिक विकास में योगदान दिया है? तो वो निर्माण है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पूछा गया है आपसे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में सेवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? सेवा क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाएं और शिक्षा, ये सभी आपके शामिल होते हैं, ठीक है, किसमें? सेवा क्षेत्र में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने राज्य में औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की है? तो इन्होंने एक जिला एक उत्पाद पहल चलाई है। सी ऑप्शन आपका राइट है, यानी ODOP, ठीक है। चलें,
अच्छा देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद ODOP पहल की है। यह राज्य के प्रत्येक जिले की विशिष्ट पारंपरिक वस्तुओं को बढ़ावा देने और उनकी व्यावसायिकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसी परिवहन परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ना, कनेक्टिविटी तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। किससे है? गंगा एक्सप्रेसवे से। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, और ये सारे PDF नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहीं पे PDF सेंड कर देता हूँ, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप लोग धीरे धीरे रिवीजन भी करते रहेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शहरी जीवन को बेहतर बनाने तथा निवेश आकर्षित करने के लिए किस प्रकार के आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो स्मार्ट शहर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के आधारभूत संरचना में सुधार के लिए क्या पहल शुरू की गई है? आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आयुष्मान कार्ड आप लोगों ने बनवाया होगा, ठीक है, आपके परिवार में किसी का ना किसी का बना होगा, हो सकता है आपका भी आयुष्मान कार्ड बना होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस नदी पुल के निर्माण से उत्तर प्रदेश में विशेष करके प्रयागराज एवं लखनऊ के बीच कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है? तो ये इलाहाबाद ब्रिज। सी ऑप्शन आपका राइट है। हो सकता है ये 100% आपके एग्जाम में आए, ठीक है, इसीलिए इसको मॉडल पेपर में रखा गया है। देखिए, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो भी आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका ECO 308 शुरू हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले देखें, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग करने एवं अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या है, या फिर चतुर्थक क्षेत्र क्या है, और इसमें आते क्या क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़ लेना है। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, बाकी मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा इसमें बता दूंगा भी आगे। ठीक है, चले देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उद्योग का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? तो इसका केंद्र बिंदु है फसलों की खेती एवं संबंधित गतिविधियां। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा जनसंख्या के बाद में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में? तो मछली पकड़ना। ठीक है, कौन सी गतिविधि? तो मछली पकड़ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है तथा जनसंख्या के बाद इसमें इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, अब ये तटीय क्षेत्र है क्या, ये भी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, चले देखते हैं तटीय क्षेत्र क्या है और प्राथमिक क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्षेत्र। ठीक है, तो जैसे कि इसमें है कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन करना। जनसंख्या में वृद्धि के साथ खासकर तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण गतिविधि बन गई है, क्योंकि ये क्षेत्र भोजन और आय का स्रोत प्रदान करते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चट्टानों, तलछटों एवं खदानों से मूल्यवान सामग्री निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसे खनन कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र कच्चे माल के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है? अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है जो कच्चे माल के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है? तो यह द्वितीयक क्षेत्र जो होता है कच्चे माल के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। ठीक है, चलिए अब एक्सप्लेन करके इसको बताते हैं, मज़ा आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखें, अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र कच्चे माल के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, खनन, मछली पालन का निष्कर्षण और उत्पादन करता है। द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त
कच्चे माल को तैयार माल में बदलता है, उदाहरण के लिए कपास से कपड़ा बनाना। ठीक है। तृतीय क्षेत्र क्या है, तो यह क्षेत्र सेवाओं जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। चतुर्थ, अच्छा ये आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़े हैं, शायद आप लोग भूल गए होंगे लेकिन याद रखिएगा। ठीक है। देखिए, यह क्षेत्र ज्ञान आधारित गतिविधियां जैसे अनुसंधान और विकास, सूचना प्रौद्योगिकी करता है। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीय क्षेत्र के संदर्भ में उद्योग शब्द का तात्पर्य क्या है। द्वितीय क्षेत्र के संदर्भ में उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य होता है, उत्पादों का विनिर्माण एवं शोधन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, शोधन यानी शुद्धिकरण। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिकांश भारतीय जनसंख्या के लिए आय का प्राथमिक स्रोत क्या है। अधिकांश भारतीय जनसंख्या के लिए, ठीक है, आय का जो प्राथमिक स्रोत है वो है खेती। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार जैसी गतिविधियां किस आर्थिक क्षेत्र में शामिल हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय या फिर चतुर्थ क्षेत्र। ये पढ़ करके जाइएगा, 100% आपके एग्जाम में आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्या कह रहा है, व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार जैसी गतिविधियां किस क्षेत्र में शामिल हैं, तो यह तृतीय क्षेत्र में शामिल है। अभी आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। देखिए व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार जैसी गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में शामिल हैं, जो सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मानव विकास सूचकांक HDI स्कोर के संदर्भ में किस राज्य का उल्लेख बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर वाले राज्य के रूप में किया गया है, तो यह किया गया है केरल राज्य में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। मानव विकास सूचकांक HDI के स्कोर संदर्भ में किस राज्य का उल्लेख, तो केरल राज्य का उल्लेख बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर राज्य के रूप में किया गया है। ठीक है। चले अब इसको एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ठीक है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा विकसित किया गया एक सूचकांक है जो किसी देश के विकास को मापता है। यह जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, जीवन स्तर पर आधारित होता है, मानव विकास सूचकांक। ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्य सड़कों, बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों सहित आपके सुविकसित आधारभूत संरचना के लिए पहचाने जाते हैं, तो यह महाराष्ट्र, गुजरात एवं कर्नाटक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है कि यहाँ पर सड़कों, बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों सहित अपने सुविकसित आधारभूत संरचना के लिए ये पहचाने जा रहे हैं महाराष्ट्र, गुजरात एवं कर्नाटक। ठीक है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखें महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है, तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और राज्य में एक अच्छी तरह से विकसित सड़क नेटवर्क है। गुजरात क्यों प्रसिद्ध है, तो राज्य में कई प्रमुख बंदरगाह हैं जैसे कि कांडला बंदरगाह और मुंद्रा। ठीक है, और एक अच्छी तरह से विकसित सड़क और रेलवे नेटवर्क है। कर्नाटक क्यों प्रसिद्ध है, तो बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा दक्षिण भारत का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और राज्य में एक अच्छी तरह से विकसित सड़क नेटवर्क भी है। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र का प्राथमिक फोकस क्या है। जो खेती हो रहा है इसका प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो इसका प्राथमिक क्षेत्र है फसलों की खेती एवं संबंधित गतिविधियां करना। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए एक्सप्लेन करके आपको बता देते हैं। देखिए कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से फसल उत्पादन और उससे जुड़ी गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे कि पशुपालन, मछली पालना और कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण। यह क्षेत्र बुनियादी खाद्य पदार्थों और कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसानों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं के साथ साथ कृषि उत्पादकता एवं आय में गिरावट की स्थिति का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। कृषि संकट का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, कृषि संकट का प्रमुख कारण क्या है। कृषि संकट का प्रमुख कारण है कृषि उत्पादकता एवं आय में गिरावट,
यानी जब खेती हो रहा है तो खेती कर रहे हैं तो उसमें फसल का उत्पादन कम हो रहा है, ठीक है, और बाजार में ले जा कर के बेच रहे हैं तो उसका दाम कम मिल रहा है। तो ये सभी क्या हैं, कृषि संकट के प्रमुख कारण हैं, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि क्षेत्र में संकट के लिए यानी जो खेती हो रहा है आपका उसमें संकट के लिए कौन सा बाह्य कारक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है फसल की मूल्य में उतार चढ़ाव, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मजदूरों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है। कृषि मजदूरों का प्राथमिक व्यवसाय है फसलें उगाना, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि मजदूरों के सामने यानी जो खेती में मजदूर होते हैं उनके सामने उनकी कामकाजी परिस्थितियों के संदर्भ में सामान्य चुनौती क्या है। तो इनके सामने चुनौती है नौकरी के अवसरों की कमी, इसीलिए खेती में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय कृषि नीति NAP का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि पर्यावरणीय क्षरण की निगरानी करना, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए जो NAP होता है राष्ट्रीय कृषि नीति, इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं ताकि मान लीजिए इससे हट कर आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय कृषि नीति NAP का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करना, ठीक है, एक ये हो गया। इसमें पर्यावरणीय क्षरण को निगरानी करना ये भी हो गया, और प्रबंधन करना भी इसमें शामिल है, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है। खाद्य सुरक्षा यानी जो अनाज है, खाने वाली जो चीज़ें हैं, इसकी सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक क्या हैं। तो कृषि उत्पादकता एवं वितरण है, ठीक है, कृषि में कितना उत्पादन हो रहा है और उसको किस तरह से बांटा जा रहा है, ये खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारक हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसा है कि अनाज हुआ है 10 किलो और बांट रहे हैं 12 किलो, ठीक है, तो ये क्या है, ये खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए संसाधन जुटाने का एक आवश्यक पहलू क्या है। जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इसके संसाधन जुटाने का एक आवश्यक पहलू क्या हो सकता है, मौजूदा संसाधनों का कुशल उपयोग करके, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू संसाधन जुटाने का तात्पर्य है। घरेलू संसाधन जुटाने का तात्पर्य है विकास के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना। घरेलू संसाधन जुटाने का तात्पर्य है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस स्रोत को संसाधन जुटाने का गैर पारंपरिक साधन माना जाता है। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी को माना जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक प्रणालियों में सांकेतिक योजना की प्रमुख विशेषता क्या है। तो आर्थिक प्रणालियों में सांकेतिक योजना की प्रमुख विशेषता है विकेंद्रीकरण एवं लचीलापन, सी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। आर्थिक नियोजन का प्राथमिक लक्ष्य होता है समावेशी विकास प्राप्त करना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा गुरुजी समावेशी विकास प्राप्त करना, तो समावेशी विकास होता क्या है, इसके बारे में जान लीजिए, आपके जो क्वेश्चन है वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए समावेशी विकास प्राप्त करने का मतलब है ऐसा विकास जो सभी के लिए लाभकारी हो, जिसमें गरीबी कम हो, रोजगार के अवसर पैदा हों और सामाजिक असमानता कम हो। यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी सदस्य विकास प्रक्रिया में शामिल हों और इसके लाभ उठा सकें। क्लियर हुआ। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक नियोजन का सामाजिक उद्देश्य है। आर्थिक नियोजन का सामाजिक उद्देश्य है आय असमानता को कम करना, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आर्थिक नियोजन का सामाजिक उद्देश्य क्या है, तो आय असमानता को कम करना, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन डिजाइन किया गया है। आर्थिक नियोजन संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करने के लिए डिजाइन किया गया है आर्थिक नियोजन का, ठीक है। चले, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है समावेशी विकास का उद्देश्य है। समावेशी विकास मैंने बता दिया आपको कि होता क्या है।
तो इसका उद्देश्य क्या है? समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर को बढ़ावा देना, ये समावेशी विकास का उद्देश्य है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी विकास किस पर बल देता है? समावेशी विकास मैंने समझाया है, तो समावेशी विकास ये बल किस पर देता है? व्यापक आधारित विकास पर बल देता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी विकास की रणनीति सबसे अधिक चिंतित है। समावेशी विकास की रणनीति सबसे अधिक चिंतित है आय के अंतर को कम करना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्यापार संघ द्वारा औद्योगिक कार्यवाही के रूप में हड़ताल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विशिष्ट मांगों को पूरा करने के लिए नियोक्ताओं पर दबाव डालना। सी ऑप्शन आपका राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्यापार संघ में दुकान प्रबंध की क्या भूमिका होती है? व्यापार संघ में दुकान प्रबंधक की भूमिका क्या होती है? तो इसकी भूमिका होती है कार्यस्थल में संघ सदस्यों की सहायता तथा समर्थन करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, व्यापार संघ में दुकान प्रबंधक की, ठीक है, भूमिका क्या होती है? कार्यस्थल में संघ सदस्यों की सहायता और समर्थन करना। सी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विनिवेश के संदर्भ में विनिवेश शब्द का क्या तात्पर्य है? विनिवेश के संदर्भ में विनिवेश शब्द का अर्थ होता है सार्वजनिक उपक्रम में सरकार की आंशिक या पूरी हिस्सेदारी बेचना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 50 का। विनिवेश का मतलब क्या हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग के संदर्भ में बड़े पैमाने के क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो उद्योगों के संदर्भ में जो बड़े पैमाने के क्षेत्र होते हैं उनकी विशेषता क्या है? तो उनकी विशेषता है व्यापक उत्पादन क्षमताएं। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने के उद्योग प्रायः जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? भारी पूंजी निवेश से बड़े पैमाने के उद्योग जुड़े होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बड़े पैमाने के क्षेत्र के उद्यमों की प्रमुख विशेषता है? तो उन्नत प्रौद्योगिकी एवं मशीनरी। सी ऑप्शन आपका राइट है 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, औद्योगिक श्रम के संदर्भ में व्यापार संघ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक श्रम के संदर्भ में व्यापार संघ का प्राथमिक उद्देश्य होता है श्रमिकों के अधिकारों एवं हितों का समर्थन करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक सौदेबाजी वार्ता के दौरान व्यापार संघ द्वारा की जाने वाली एक सामान्य मांग है? यानी सौदेबाजी वार्ता के दौरान, यानी जब मान लीजिए सामान खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है और उसमें जो बातें हो रही हैं, ठीक है, उसके दौरान व्यापार संघ द्वारा की जाने वाली एक सामान्य मांग क्या है? तो कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करे भैया। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखिए सीधे सीधे आपको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, व्यापार संघ सामूहिक सौदेबाजी के दौरान कामकाजी परिस्थितियों में सुधार की मांग करते हैं, जैसे कि बेहतर सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता मानक, अधिक आराम के घंटे और अवकाश यानी छुट्टियाँ। ठीक है, चले, क्लियर हो गया? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, कामकाजी परिस्थितियों में सुधार। ठीक है, सामूहिक सौदेबाजी वार्ता के दौरान व्यापार संघ के द्वारा कौन सी मांग की जाती है? सामान्य मांग है, कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करे। ठीक है, और क्या क्या सुधार करे, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। देखिए, सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में निम्नलिखित के मध्य यानी किसके किसके बीच में वार्तालाप शामिल होता है सामूहिक सौदेबाजी में? तो सामूहिक सौदेबाजी में श्रमिक और जो नियोक्ता हैं इनके बीच में वार्तालाप शामिल है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जा रहा है, बड़े पैमाने के उद्योग निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण है। बड़े पैमाने के उद्योग किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो आयात प्रतिस्थापन के लिए महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन आपका राइट है 57 का। अच्छा, यहाँ से आपका ECO 309 फिर से शुरू हो रहा है और अपने सभी दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन पेपर जल्दी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा।
अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड करें, ठीक है, 584। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर दें अपना क्वेश्चन पेपर, मैं उसको सॉल्व करा के दे दूंगा। नहीं तो मैं मेरे पास क्वेश्चन पेपर होगा ही होगा, कहीं ना कहीं मैं उसे सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चले, ECO 309 शुरू हो रहा है और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूना पत्थर की प्रचुरता के लिए जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, ठीक है, ये चूना पत्थर की प्रचुरता के लिए जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बांदा जिले के रेजगेवा में कौन सा खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में है। तो यह बॉक्साइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। बांदा जिले के रेजगेवा में कौन सा खनिज है, बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र के विकास एवं नियमन के लिए कौन सी नियामक संस्था उत्तरदायी है। तो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र के विकास एवं नियमन के लिए जो क्षेत्र है वो है UPERC, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब UPPCL क्या है, NTPC क्या है, UPERC क्या है और PGCIL क्या है, इसके बारे में चले मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र के विकास एवं नियमन के लिए UPERC यानी उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग नियामक संस्था उत्तरदायी है। इसका फुल फॉर्म भी बता दिया। अब UPERC, ठीक है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये है क्या, तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। यह आयोग राज्य में विद्युत क्षेत्र को नियंत्रित करने और ऊर्जा के उचित मूल्य निर्धारण, वितरण यानी बिजली को बांटने के लिए और उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह आयोग राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कार्य करता है, ठीक है। पूछेगा तो ध्यान में रखिएगा। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है आपका UPPCL। UPPCL की भर्ती भी आती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, यह उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन और वितरण का संचालन करता है। NTPC क्या है, तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो बिजली उत्पादन में लगी हुई है। PGCIL ये क्या है, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो बिजली के ट्रांसमिशन में लगी हुई है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यूपी भूजल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम 2019 के अंतर्गत क्या दंडनीय अपराध बनाया गया है। तो बनाया गया है जल प्रदूषण को, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, देखें, यूपी भूजल प्रबंधन एवं विनियमन अधिनियम 2019 के तहत भूजल का अवैध दोहन एवं ठीक है, भूजल का अवैध दोहन एक दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम के तहत भूजल के अवैध दोहन पर जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की ऊर्जा नीति का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ऊर्जा नीति का प्राथमिक केंद्र ये क्या है, निजी क्षेत्र पर विशेष निर्भरता, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस क्षेत्र के जीव में मगरमच्छ, करैत तथा कोबरा शामिल हैं, स्तनधारी, उभयचर, पक्षी या सरीसृप। तो सरीसृप हैं, ठीक है। मगरमच्छ, करैत यानी सांप ये भी होता है, सांप की एक प्रजाति है, कोबरा भी है, ठीक है। तो इसमें सरीसृप हैं, जो रेंग कर चलते हैं वो सरीसृप में आते हैं, सीधे सीधे जानिए, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। स्तनधारी क्या है, उभयचर क्या है, पक्षी क्या है, सरीसृप क्या है। चलिए सभी के बारे में बता देते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखिए, सरीसृप यह श्रेणी में वे जीव आते हैं जिनकी त्वचा सूखी और सल्कदार होती है, जैसे कि सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ। ये अंडे देते हैं और अधिकतर जमीन पर चलते हैं। स्तनधारी, ये जीव स्तन ग्रंथियों के माध्यम से अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, गाय हो गया, ठीक है। उभयचर क्या है, तो ये जीव पानी और जमीन दोनों जगह पे रह सकते हैं, उभयचर। इनकी त्वचा नम और सल्क रहित होती है, जैसे कि मेढक और सैलामेंडर। पक्षी क्या है, इनकी पहचान पंखों, चोंच और अंडों से होती है, जैसे कि कबूतर, मुर्गी और कौवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाने वाली एक सामान्य प्रजाति कौन सी है? जामुन है, नीम है, साल का वृक्ष है या फिर पलास है? नीम है। बी ऑप्शन आपका राइट है 64 का। कैसे, चले एक्सप्लेन करके आपको बता देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में नीम एक सामान्य प्रजाति है। साल, जामुन और पलास भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, लेकिन नीम विशेष रूप से शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित है, जो उत्तर प्रदेश के इन वनों में आम बात है। ठीक है, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन मुख्यतः पाए जाते हैं? तो ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 65 का। अब इसके बारे में बता देते हैं, तराई क्षेत्र है क्या? तराई क्षेत्र, यह क्षेत्र हिमालय की तलहटी में स्थित है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी भाग में फैला हुआ है। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन ये क्या होते हैं? तो ये वन आमतौर पर 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी 100 से 150 सेंटीमीटर जहाँ पे वर्षा होती है ये वहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी वित्तीय संस्था किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो यह नाबार्ड है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। बी ऑप्शन आपका राइट है 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP पहल किसी जिले में रोजगार को कैसे प्रभावित करती है? तो इससे नौकरी के अवसर बढ़ते हैं ODOP से। सी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे, चले आपको बताते हैं। देखें, एक जिला एक उत्पाद पहल का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले के एक विशिष्ट उत्पाद को बढ़ावा देना और उसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाना है। इससे जिले में संबंधित उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में औद्योगिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य है निवेश आकर्षित करना तथा औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, औद्योगिक नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लघु तथा मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? तो वित्तीय प्रोत्साहन तथा सब्सिडी प्रदान करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर मुख्य ध्यान दिया गया है? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है 70 का। ठीक है, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक नीति का लक्ष्य निम्नलिखित के लिए अनुकूलित वातावरण तैयार करता है। किसके लिए? तो व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जल्दी आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर भी मैं लेकर के आऊँगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, चलें। पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में सतत विकास को बढ़ावा देने में औद्योगिक नीति की क्या भूमिका है? तो पर्यावरण अनुकूलन तथा ऊर्जा कौशल प्रथाओं को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देखें, उत्तर प्रदेश में सतत विकास को बढ़ावा देने में औद्योगिक नीति की भूमिका पर्यावरण अनुकूलन तथा ऊर्जा कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल। अच्छा, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।